हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था और उसके बाद मैंने उसके हाइलाइट्स के रूप में आपको पहला ग्राफ बताया था, जिस ग्राफ को देखकर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। तो मैं दोबारा उसी ग्राफ वाले पोर्शन को बच्चों अपने आगे कंटिन्यू करूँगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो ग्राफ देखा था बच्चों, वो देखा था साइन का। और मैंने आपको बताया था कि साइन का जो ग्राफ होता है उसका कुछ ऐसा पैटर्न होता है, कुछ इस पैटर्न का वो ग्राफ बनता है बच्चों साइन का। अगर आप यहाँ बैक ट्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से आपकी एनसीईआरटी बुक्स में या जिस भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके पास है उसमें या इंटरनेट में आप देख सकते हैं। इस तरीके का ग्राफ होता है साइन एक्स का, जिसमें मुझे ये बात पता होती है साइन एक्स के ग्राफ में कि अगर हम ध्यान से देखें तो साइन एक्स का बच्चों जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर π/2 आता है 90 डिग्री, यहाँ पर पाई आता है, यहाँ पर 3π/2 आता है, यहाँ पर 2π आता है। बेसिकली ये 0 से 2π तक की अगर मैं खास बात करूँ, 0 से 2π तक की, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि 0 से π/2 तक मेरा पहला क्वाड्रेंट है, π/2 से π तक मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2 तक तीसरा क्वाड्रेंट है और 3π/2 से 2π तक चौथा क्वाड्रेंट है। तो हम सबको ये बात तो पता ही है कि साइन का जो बच्चों ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। याद करिए, आपने बनाया था कि साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मुझे देखिए ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। और तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों साइन का जो वैल्यू होता था वो नेगेटिव होता था। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। अब अगर मैं इस बात को समझूं तो देखो, अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो उस टेबल में आप पाएंगे कि 0 से 90 डिग्री तक साइन बढ़ रहा है, 90 से 180 तक साइन घट रहा है लेकिन है पॉजिटिव ही, 180 से 270 तक भी फर्दर घट रहा है, अब नेगेटिव में घट रहा है, और फिर 270 से 360 डिग्री तक बढ़ रहा है लेकिन है नेगेटिव ही, और फाइनली 360 डिग्री पर वो जाकर हो जाता है 0, जो आपको दिख रहा है। और मैंने आपको बच्चों ये भी समझाया था कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इतना हिस्सा बस देखूं, अगर बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा देखूं, तो ये वाला जो मुझे पोर्शन दिख रहा है, बेसिकली यही ग्राफ आगे पीछे कॉपी पेस्ट हो रहा है, यही वाला ग्राफ, यही वाला पोर्शन। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2π, हर फंक्शन का कोई ना कोई पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हर 2π के इंटरवल के बाद आप बोल सकते हैं कि आपको ग्राफ एक जैसा दिखेगा। आफ्टर एवरी 2π इंटरवल आप बोल सकते हैं कि आपका ग्राफ एक जैसा दिखेगा। 2π से पहले जैसा दिख रहा था वैसे ही 2π के बाद भी दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्लियरली विजिबल है। और यही एक वजह है जिसके वजह से या जिसके लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाया वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 2π तक बनाया। सिर्फ यही एक रीज़न है कि 0 से 2π तक हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π वही तो वैल्यूज़ रिपीट करेंगी। अगर ग्राफ मेरा वही वाला रिपीट करेगा तो वही वैल्यूज़ रिपीट करने वाली हैं। इसके बाद जो मुझे काम की बच्चों एक बात करनी थी, और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो ये था कि साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो हमेशा 1 या उससे छोटा होता है और -1 या उससे बड़ा होता है, ऑलवेज। आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है इन दो वैल्यूज़ के बीच में कंस्ट्रक्टेड है। मैंने यहाँ पर एक लाइन भी बनाई थी, है ना, मैंने यहाँ पर लाइन्स बनाई थी पिछले वाले लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्योंकि दो वैल्यूज़ के बीच में बंधी हुई है, इसलिए इसे आप बाउंडेड फंक्शन भी कहते हैं, उसके अलावा जो हम इसमें और चीज़ समझ सकते हैं वो क्या है, आप देख सकते हैं बच्चों कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक देखो साइन का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। ये वाला पॉइंट मैं आपको पिछले लेक्चर में नहीं बोला था, अभी बोल दे रहा हूँ। 0 से 90 डिग्री तक अगर आप देखेंगे तो साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है।
90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक साइन का ग्राफ डिक्रीजिंग है। 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक साइन का ग्राफ फर्दर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब वैल्यूज गिरते जा रही। और लास्ट बच्चों 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये बात है जो हमें समझनी है। ये वाली चीज़ भी हमें अच्छे से समझकर रखनी कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन x बढ़ता जाएगा। जैसे 0 से अगर मैं 90 डिग्री तक की बात करूं तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन x बढ़ रहा है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा साइन ऑफ मतलब सबसे छोटा साइन ऑफ 1 डिग्री होगा, फिर साइन ऑफ 2 डिग्री होगा, फिर साइन ऑफ 3 डिग्री होगा और सबसे बड़ा साइन ऑफ 90 डिग्री होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए साइन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब चीज़ ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही मान लो अगर हम साइन 91 से साइन 180 की बात करें तो साइन 91 अब बच्चों जो होगा साइन 91 और यहाँ पर देख लो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर इसका ग्राफ का मैं नेचर बोलो तो साइन 91 बड़ा होगा साइन 92 से, ये बड़ा होगा साइन 93 से और ये सब बड़े होंगे साइन 180 डिग्री से। क्योंकि साइन ऑफ 180 डिग्री तो क्या होता है? 0 होता है। साइन ऑफ 91 डिग्री तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पर होगा, सबसे बड़ा होगा वो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आई बिलीव आपको बच्चों ये बेसिक पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, ग्राफ का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होगी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की भी बात बताई थी। अगर आपको समझ में आया होगा वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा भी दिक्कत आया होगा, जिस तरीके से मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा था 2n पाई प्लस करके, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि साइन ऑफ n पाई हमेशा 0 होता है। आप देख सकते हैं, देखो 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, माइनस पाई पे 0 है, हमेशा 0 होगा, है ना। 3 पाई पे 0 है, 4 पाई पे 0 है, इस तरीके से ये हमेशा 0 होगा। तो साइन ऑफ n पाई 0 होता है जहाँ पर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। आप i लिख सकते हैं या आप इसको z भी लिख सकते हैं, एक ही बात। जहाँ पर n क्या होता है? एक इंटीजर होता है, ठीक है। और इसके बाद मुझे जो इसमें ऑब्जर्वेशन और आ रहा है समझ में, वो क्या है कि यार साइन ऑफ पाई बाय 2 1 है। उसके बाद ये देखो 3 पाई बाय 2 हो गया, 2 पाई हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 2 आ जाएगा। यार साइन ऑफ 5 पाई बाय 2 भी 1 है। उसके बाद अगर आप निकालोगे तो साइन ऑफ 9 पाई बाय 2 भी 1 है। इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो आप बच्चों ये बात समझ सकते हो ना कि यार 5 पाई बाय 2 बेसिकली क्या है? 5 पाई बाय 2 है 2 पाई प्लस पाई बाय 2। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया, देखो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। आप इसमें बच्चों ऐसे समझने की कोशिश करो कि मैंने आपको अभी अभी ये चीज़ कही है कि यार हर 2 पाई के इंटरवल के बाद मेरी ग्राफ की वैल्यूज सेम रहेंगी। हर 2 पाई के इंटरवल के बाद मेरा ग्राफ वैसा ही दिखेगा। तो अगर पाई बाय 2 पर कोई वैल्यू आ रही है तो पाई बाय 2 में जब मैं 2 पाई ऐड करूँगा, पाई बाय 2 में जब मैं 2 पाई ऐड करूँगा तब भी तो सेम वैल्यू आएगी। तो देख लो 2 पाई ऐड करते ही सेम वैल्यू आ गई। अगर मान लो 5 पाई बाय 2 पे मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि बच्चों मैं 5 पाई बाय 2 में 2 पाई और जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 9 पाई बाय 2, तो उसमें भी तो वही वैल्यू मिलेगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद आपको 1 मिलता जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन ऑफ पाई बाय 2 1 होता है, अगर मैं आपको मान लो बच्चों बोल रहा हूं कि साइन ऑफ पाई बाय 2 1 होता है, तो बहुत आसानी से मैं आपको बोल सकता हूं कि इसको जनरल में ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2 हमेशा ही 1 होगा।
साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हमेशा ही 1 होगा, क्योंकि जब आप n की जगह 1 रखोगे, सोचो आप जब n की जगह मान लो आपने 0 रखा, जब आप n की जगह 0 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 मिलेगा 1, ये मिल गया। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा। आप n की जगह 2 रखोगे, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मिल जाएगा, 9 पाई बाई 2 ये भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप n को इंटीजर रखते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास वैल्यूज आते जाएंगी, ठीक है। अगर ये समझ में आपको आया हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चों। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये पूरा का पूरा पॉइंट दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये मान सकते हैं कि आप 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद वो बदल रहा है, और n की अगर मैं इंटीग्रल वैल्यूज रखते जाऊंगा तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इस तरीके के टर्म्स मुझे मिलते जाएंगे। और जैसा ये साइन ऑफ पाई बाई 2 आप देख रहे हैं, जैसा साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है, उसी लॉजिक से बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि यार साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 देख लो क्या है, -1 है। अच्छा ये 5 पाई बाई 2 था, ये वाला पॉइंट आएगा 7 पाई बाई 2। तो देखो 3 पाई बाई 2 में अगर मैं 2 पाई ऐड किया होता तो साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 आ जाता। इसमें अगर मैं 2 पाई ऐड किया होता तो साइन ऑफ 11 पाई बाई 2 आ जाता। ये चीज़ें आती जाती। तो अगर ये चीज़ें आती जाती तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आ रही है, -1 ही तो आ रही है। देखो इन सब की वैल्यू -1 ही तो आ रही है, देख लो ये -1 है, ये -1 है, इसके आगे जाओगे तो -1 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे माइनस पाई बाई 2 तो इस पर भी -1 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बच्चों देखो जनरल क्या बोल सकते हो कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। साइन ऑफ 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। जैसे आप मान लो यहाँ पर सोच के देखो, आपने n की जगह मान लो -1 रखा, n की जगह 0 रखोगे तब तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा। मान लो आपने n की जगह -1 रखा, क्योंकि मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप कोई भी इंटीजर रख लो। n की जगह आप -1 रखोगे तो देखो क्या आएगा, साइन ऑफ -2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 आएगा आपके पास। ये आ जाएगा देखो साइन ऑफ -2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ -4 पाई प्लस 3 पाई बाय, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन ऑफ -पाई बाई 2। देख लो साइन ऑफ -पाई बाई 2 आ गया, जो कि क्या होता है, -1 होता है। आपको वही वैल्यूज मिलेंगी हमेशा, आपको हमेशा बच्चों वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको सिर्फ जनरल इक्वेशन में क्या करना होता है कि अगर मान लो मुझे एक रिजल्ट मिल गया तो दूसरा रिजल्ट निकालने के लिए मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे सिर्फ उस चीज़ को ऐड करना है जितने के बाद रिपीटिशन हो रहा है। जैसे यहाँ वाले केस में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका पीरियड 2 पाई है, मतलब हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीटिशन हो रहा है तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 2n पाई ऐड करना। मान लो अगर कोई ऐसा फंक्शन होता जिसमें हर पाई इंटरवल के बाद रिपीटिशन हो रहा होता, ऐसा भी आएगा। मान लो अगर हर पाई इंटरवल के बाद रिपीटिशन हो रहा होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ साइन ऑफ n पाई लिखता, जो कि हर पाई के बाद बदलते जाएगा, सेम चीज़ें मिलते जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको साइन की चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। जो इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स रहे भी होंगे वो देर सवेर अभी अपना ट्रिग्नोमेट्री आप मान के चलिए बच्चों, कम से कम 10-12 लेक्चर्स अभी और चलेगा मिनिमम। तो अगर मान लीजिए कुछ छूटा भी होगा तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम बहुत आसानी से उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है, और जो भी हमारे पास बच्चों पोर्शन छूटेगा, जो भी हमारा थोड़ा सा भी अगर पोर्शन छूटेगा तो उसको हम कभी ना कभी किसी ना किसी क्वेश्चन में या प्रैक्टिस शीट में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब से बच्चों मैं आप लोगों के लिए, जैसे आप हो सकता है इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस शीट का लिंक दिखे, तो अब से मैं आप लोगों के लिए बच्चों प्रैक्टिस शीट्स देता रहूँगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा बेहतर तरीके से। और अगर मान लीजिए आपको और भी किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस शीट चाहिए हो, चाहे वो लोगैरिथम हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, जिसका भी आपको चाहिए हो आप ज़रूर मुझे कमेंट से बताइएगा, तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब साइन पढ़ने के बाद बच्चों बात आती है कॉस की। अब हम देखेंगे कॉस के कर्व। तो अगर हम कॉस के कर्व को देखें तो कॉस का भी कर्व लगभग वैसा ही होता है जैसा साइन का होता है।
बस एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है बच्चों कि साइन का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता था 0 से, और ये ऐसा चलता था। यहाँ 0 से स्टार्ट होता था और ऐसा चलता था, ये साइन का कर्व होता था। क्योंकि हमें पता होता था कि साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। हमें ये पता होता था कि साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन कॉस ऑफ 0 क्या होता है, कॉस ऑफ 0 तो 1 होता है। कॉस ऑफ 0 तो 1 होता है, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर कॉस ऑफ 0 1 होता है तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। पैटर्न वही है, आप देख सकते हैं पैटर्न वही है, ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल वही है, सिमिलर पैटर्न है। ग्राफ का पैटर्न सिमिलर है बच्चों, लेकिन कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। क्योंकि साइन 0 पे 0 होता था तो नीचे से स्टार्ट होता था, कॉस 0 पे 1 होता है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। सिर्फ इतना अंतर है। अगेन आप देखेंगे, देखिए कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता था तो ये π/2 आ गया, ये पाई आ गया, ये 3π/2 आ गया, ये 2π आ जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यूज लिख सकते हैं। 0 से π/2 तक पहला क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई तक दूसरा क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2 तक तीसरा क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π तक चौथा क्वाड्रेंट है। तो बेसिकली मैं बच्चों आपको ये बोल सकता हूँ कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर 2π के इंटरवल के बाद, हर 2π के इंटरवल के बाद बच्चों आप देख सकते हैं सेम कर्व रिपीट हो रहा है। ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, देखो यही तो कॉपी पेस्ट हुआ है हर जगह, यही तो कॉपी पेस्ट होता हुआ चल रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सेम आपको दिखेगा हर जगह। तो इसका भी जो पीरियड आएगा, पीरियड मतलब होता है बच्चों कि आपका एक फंक्शन किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी पीरियड कितना आ जाएगा, 2π का आ जाएगा। उसके बाद अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो हमें आप बताइए कि जब हमने शॉर्टकट पढ़ा था तब उस शॉर्टकट में हमने ये बात देखी थी कि कॉस जो होता है, कॉस पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और पहले के अलावा चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था। आप देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस दोबारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 0 से 90 डिग्री तक अगर आप देखेंगे तो देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये कॉस का कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग है, इट इज डिक्रीजिंग। 90 से लेकर 180 तक भी क्या है, डिक्रीजिंग है। 90 से लेकर 180 तक भी क्या है, डिक्रीजिंग है। 180 से लेकर 270 तक, देखो 180 से लेकर 270 तक है तो नेगेटिव ही, लेकिन अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है तो इंक्रीजिंग है। और 270 से लेकर 360 तक भी क्या है, इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या इसका मायने होते हैं, मैंने आपको लॉगरिथमिक कर्व में भी बताया था। जब हम log x का ग्राफ बनाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब बेस 1 से बड़ा होता है बच्चों, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो कर्व इस तरीके का बनता था, या मैं अगर आपके व्यू पॉइंट से बताऊं तो ऐसा कर्व बनता था, ये ऐसा कर्व बनता था। तो ये वाला जो कर्व बनता था बच्चों, देखो ये इंक्रीजिंग कर्व था। और अगर हम बात करें हमारे इस ग्राफ की कि जिसमें बेस 1 से छोटा होता था तो ऐसा कर्व बनता था। तो ये वाला भी क्या होता था, ये वाला भी जो आपका कर्व बनता है वो डिक्रीजिंग होता था अगर बेस 1 से छोटा होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग है, फिर फर्दर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर फर्दर इंक्रीजिंग है। और कॉस के ग्राफ में बच्चों, कॉस के ग्राफ में जो एक खास बात होती है, कॉस के ग्राफ में एक खास बात जैसे साइन में थी, कॉस का भी आप जो ग्राफ देखेंगे तो देखिए कॉस का ग्राफ जो है बच्चों वो भी बंधा हुआ है किसमें, कॉस का भी ग्राफ बंधा हुआ है -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स भी जो है वो अगर आप देखोगे तो -1 से 1 के बीच में बंधा हुआ है, और अगर ये बंधा हुआ है तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। पॉइंट सिंपल सा है बच्चों कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी
1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। ये बात पे हमको विशेष ध्यान देना कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या -1 से छोटी हो जाए, या cos x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए और -1 से छोटी हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इसको देख सकते हैं कि यार ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, बाउंडेड है या नहीं है वो देख लिया, अब क्या ऐसा कोई खास इसमें चीज़ है जो मुझे समझ में आनी चाहिए? तो मैं इसमें बोलूँगा कि यार आप ये देखो कि cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है, cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है? तो आप बोलोगे सर π/2 पे हो रहा है। उसके बाद आप बोलोगे सर 3π/2 पे भी हो रहा है। अगर मान लो मैं इसके आगे सोचूं तो सर 5π/2 पे भी हो रहा है, और आगे सोचूं सर 7π/2 पे भी हो रहा है। मतलब कि मुझे ये दिख रहा है कि cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देखो 1 3 5 7, cos ऑफ ऑड मल्टीपल, ये ऑड नंबर है जनरल, एक जनरल इवन नंबर 2n के फॉर्म का होता है और एक जनरल ऑड नंबर 2n+1 के फॉर्म का होता है। आई होप आपको ये बात पता है ना? क्लास 10th में यूक्लिड्स लेमा में तुम पढ़ के आते हो कि 2n का फॉर्म होता है जनरल इवन नंबर का और 2n+1 का फॉर्म होता है जनरल ऑड नंबर का। तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 के ऑड मल्टीपल का जब भी cos होगा तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। π/2 के ऑड मल्टीपल का cos जब भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अगर आप वैसे ही यहाँ पीछे देखते तो ये π/2 है, ये 0 है, ये आपके पास आता -π/2, ये आपके पास बच्चों आता -3π/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos π/2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप n की वैल्यू मान लीजिए -1 रखते हैं तो -1 रखते ही देखिए क्या आएगा? -2 और 1, -1 cos -π/2 आ जाएगा। मतलब कि आप इसमें n को क्या रख सकते हैं? n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप i लिखो या z लिखो एक ही बात है। n क्या आ जाएगा बच्चों? एक इंटीजर आ जाएगा। और आपको एक चीज़ जो हाईलाइट से आपको समझ में आती है या ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से आपको समझ में आती है या ये ग्राफ से आप जिसे देख भी सकते हैं, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है? 0 होता है। ये मुझे याद होना चाहिए। जैसे मुझे साइन ऑफ n π पता है कि 0 होता है, कि साइन ऑफ अगर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π आया है तो वो 0 ही होगा, उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि cos के साथ अगर ऑड मल्टीपल आया है π/2 का तो वो 0 ही होगा, वो श्योर है 0 ही होगा। तो ये 0 आ गया। अच्छा, इसके बाद मान लो अगर मेरे को कोई बच्चों ये बोलता कि यार ये बताओ cos x का वैल्यू 1 कब है? cos x का वैल्यू 1 कब है? तो यार मैं बोलूँगा cos x का वैल्यू 1 0 पे दिख रहा है, cos x का वैल्यू 1 2π पर भी दिख रहा है। cos x का वैल्यू 1 देखो ये 2π है, ये आपके पास 5π/2 है, ये 3π है, ये आपके पास 7π/2 है, ये आपके पास 4π है। देखो 4π पर भी वैल्यू क्या है? 1 है। जिसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार cos का भी तो ग्राफ हर 2π के इंटरवल के बाद सेम रहता है, cos का भी तो ग्राफ हर 2π के इंटरवल के बाद सेम रहता है। तो अगर हर 2π के इंटरवल के बाद सेम रह रहा है तो यार अगर 0 पे कोई वैल्यू आ रही है तो 2π पे भी तो वही वैल्यू आएगी, 4π पे भी आएगी, 6π पे भी आएगी, -2π पे भी आएगी, सब पे आएगी वो वैल्यू। तो मैं इन जनरल क्या बोल सकता हूँ कि cos ऑफ इवन इंटीजर्स ऑफ पाई या इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, cos ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई 0, 2nπ, 2π, 4π, 6π, 8π, -2π, -4π, इस तरीके के इवन इंटीजर्स जो मल्टीपल होंगे पाई के, cos ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? 1 होता है। जहां पर आप n को क्या रख सकते हैं बच्चों? n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आती है हमको बात समझ। अच्छा, अगर मान लो कोई मुझे बोलता है कि यार cos की वैल्यू -1 कहाँ होती है? cos की वैल्यू -1 कहाँ होती है? तो मैं क्या बोलूँगा यार -1 होते हुए तो मुझे पाई पर दिख रहा है। अच्छा, अगर पाई पर दिख रहा है तो 3π पर भी दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है क्या? 3π पर भी दिख रहा है। अच्छा, 3π पर दिख रहा है तो 5π पर भी दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? 5π पर भी दिख रहा है।
अच्छा पाई पर दिख रहा था तो इधर माइनस पाई पर भी दिखना चाहिए, पाई से 2 पाई आगे भी दिखेगा, पाई से 2 पाई पीछे भी दिखेगा, तो माइनस पाई पर भी दिख रहा है। मतलब कि बच्चों मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है। कॉस ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होता है, 1 होता है। और कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों। अभी आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप सच बोलो कि यार कल के लेक्चर में जब तुमने साइन पढ़ा तो तुमको थोड़ा नया लगा, लेकिन आज के लेक्चर में जब मैंने साइन को ही दोबारा पढ़ाया तो तुमको सब कुछ समझ में आया। कैसे आ गया सब कुछ समझ में? क्योंकि कल तुम साइन का लेक्चर एक बार पढ़ चुके थे, तो तुम्हारा माइंड रेडी था उस बात को समझने के लिए कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई ऐसे वैल्यूज़ आती हैं, तो तुम्हारा माइंड रेडी था। इसके लिए अभी तुम्हारा माइंड रेडी नहीं है, लेकिन अगर तुम कल इसी चीज़ को दोबारा देखोगे ना तो तुम्हारे माइंड को पता है कि यार ऐसी कोई चीज़ आने वाली है, तो अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंड को ऐसे थोड़ा सा ब्लफ करना आना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस का पूरा चीज़। कॉस के ग्राफ में काफ़ी सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी। आपने अगर टेबल देखा होगा तो टेबल से भी आप कई सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में कॉस नेगेटिव दिख रहा है, और ये तमाम हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली है। साइन हो गया है, कॉस हो गया है, अब बच्चों हम करेंगे टैन का ग्राफ। तो साइन और कॉस के बाद बच्चों अब हम टैन का ग्राफ देखते हैं। टैन का ग्राफ थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वो टेबल देख रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि टैन का ग्राफ कभी कभी अनडिफाइंड भी होता है। अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट होना, अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट होना। तो कभी कभी आप देखेंगे टैन का ग्राफ अनडिफाइंड भी हो जाता है या इनफाइनाइट भी हो जाता है। और जैसे आपको दिख रहा होगा कि टैन का ग्राफ कभी कभी √3 भी वैल्यू लेता है, कभी कभी -√3 भी वैल्यू लेता है। तो √3 तो 1 से बड़ा होता है, -√3 -1 से छोटा होता है। तो पॉइंट कैसा है बच्चों कि इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमें ये बात दिख रही थी कि साइन और कॉस हर जगह डिफाइंड था, हर एंगल के लिए साइन और कॉस की कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी। लेकिन टैन में वैसा नहीं, टैन में वैसा नहीं। आप अगर टैन का बच्चों ग्राफ देखेंगे, बहुत ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें एरर होता है। पहले मुझे बना लेने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा बच्चों, ठीक है ना। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, क्योंकि इसको ट्रेस करने में गलतियाँ होती हैं, लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं इसको ट्रेस करने में, इसलिए मुझे आप एक बार इसे बना लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। अगर हम बच्चों टैन की बात करें, ये डॉटेड लाइंस मैंने क्यों बनाई हैं अभी आपको पता चलेगा। ये 0 है, ये π/2 है, यहाँ बीच में कहीं पर पाई आएगा, ये 3π/2 है, और इसके बाद यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं अपन, यहाँ बीच में कहीं पर 2π आएगा, ये -π/2 है, यहाँ -π आएगा, और यहाँ पर आएगा -3π/2। इतना सफिशिएंट होगा इस ग्राफ को ट्रेस करने के लिए। पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, देखो आप इस बात को समझो कि ग्राफ बनता है बहुत सारी वैल्यूज़ को एक एक करके प्लॉट करके ऐसा पूरा ऐसे ट्रेस किया। जैसे वो बचपन में, हमारे बचपन में तो आता था, आपके बचपन का मुझे पता नहीं, कि एक वो ना दैनिक भास्कर के अंदर एक कुछ आता था, एक बुकलेट जैसी आती थी जिसमें वो जॉइनिंग द डॉट्स करके ऐसे कुछ होता था। तो इस तरीके की एक चीज़ आती थी, तो उससे हम ऐसे डॉट्स को जोड़ते जाते थे और एक बढ़िया से फिर ड्राइंग बन जाती थी। तो उसी तरीके का होता है कि देखो, जब आपने क्लास 9th में और 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तब आपको हमेशा पता होता था कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स निकालो और दोनों को ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, यही उसका ग्राफ होता था। लेकिन ऐसा बाकी ग्राफ में नहीं होता, ऐसा बाकी कर्व में नहीं होता।
क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई जनरल सा कर्व है, तो उसके लिए तो आपको कम से कम 50-100 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप एक रफली उसको ट्रेस कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो उस लॉजिक से मैं आपको बोलूं तो बच्चों देखो, इसका ग्राफ मैं आपको पहले बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि है क्या चीज़। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। पहले मैं बना लेता हूं, आप पहले मुझे बनाते हुए देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। साथ साथ में कोई भी नहीं बनाएगा क्योंकि गलतियां हो सकती, साथ साथ में बच्चों कोई भी नहीं बनाएगा। पहले मुझे आप बनाते हुए देख लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। ये बच्चों इसका ग्राफ होता है। अगर आप चाहें तो 10x का ग्राफ आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही उटपटांग सा ग्राफ आपने बना दिया, लेकिन यही बच्चों 10x का ग्राफ होता है। और आप अगर इसको चाहें तो आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास रेफरेंस के लिए मटेरियल हो तो आप उसमें ये चीज़ को देख सकते हैं। अब अगर हम 10x के ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो जो जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में वैल्यूज़ है, पहले हम उसमें समझते हैं। 0 से π/2 तक बच्चों पहला क्वाड्रेंट है, π/2 से π तक दूसरा क्वाड्रेंट है, π से 3π/2 तक तीसरा क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π तक चौथा क्वाड्रेंट है। ये चौथा क्वाड्रेंट है। और आपको एक बात दिखाई दे रही है कि tan का जो ग्राफ होता है बच्चों, tan का ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में, कौन सी दो वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट। पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हैं। देखिए पहले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको ये समझाऊं तो देखो tan ऑफ 0 क्या होता था, tan ऑफ 0 0 होता था, तो आपको दिखाई दे रहा है ये 0 है। और tan ऑफ π/2 क्या होता था, tan ऑफ π/2 बच्चों अगर आप देखोगे तो tan ऑफ π/2 होता था नॉट डिफाइंड। tan ऑफ π/2 क्या होता था, नॉट डिफाइंड। तो अगर tan ऑफ π/2 नॉट डिफाइंड होता था, इसका मतलब क्या था, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, आप जरा सोच के देखिए। मैं आपको इनफाइनाइट का या नॉट डिफाइंड का मतलब समझाता हूं। देखो, जब आप बोलते हो tan ऑफ π/2, तो tan ऑफ π/2 का मतलब होता है बच्चों sin ऑफ π/2 अपॉन cos ऑफ π/2। ये इसका मतलब होना चाहिए। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं दैट दिस इज अनडिफाइंड या दिस इज नॉट डिफाइंड। हम इसे नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि cos ऑफ π/2 जो होता है ये हो जाता है 0। और हमने बचपन से पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो 1/0 हो जा रहा है। इसलिए आप इसको बोलते थे दैट दिस इज अनडिफाइंड, है ना, दिस इज अनडिफाइंड, आप ये चीज बोलते थे। अब अगर बच्चों मैं आपको एक चीज समझाऊं, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा कि यार cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, तो cos ऑफ 89.999999 मतलब 90 से जस्ट छोटा 89.999999 अगर मैं बोलूं cos ऑफ 89.9999 इस तरीके का, इतना डिग्री, तो ये तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा, क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, cos ऑफ 89 डिग्री 0 नहीं होता, cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल। मैं आपको बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं कोई चीज को अनडिफाइंड बोलता हूं या इनफाइनाइट बोलता हूं, उसका मतलब क्या है। ये जो भी वैल्यू होगी दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप सोचो 1 के नीचे अगर एक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी आ जाए तो पूरी चीज कितनी बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा होगा ओवरऑल उतना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होगा ओवरऑल उतना छोटा होगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में बोलता हूं कि चलो मैं 90 डिग्री तक तो नहीं पहुंच सकता, आप देख लो
देख लो 90 डिग्री पर मैं पहुंचा नहीं हूं, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। मैंने एक बार भी 90 डिग्री वाली इस लाइन को काटा नहीं है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो जूम करके देख सकते हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। मैं इस लाइन के इसको करीब लेकर जा रहा हूं, काटा नहीं उस लाइन को। मैंने ये नहीं किया कि ये 90 डिग्री वाली लाइन थी और ये मेरा ये ग्राफ ऐसे काट दिया, ऐसा नहीं किया मैंने, ये गलत है, ये नहीं किया बच्चों मैंने। आप ध्यान से देखिए, मैं इसके करीब लेके जा रहा हूं, मतलब कि मैं 90 डिग्री के पास जैसे जैसे जाता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे 90 डिग्री के पास जाता जाऊंगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मैं 90 डिग्री के पास जाता जाऊंगा, वैसे वैसे ये नंबर बहुत छोटा होता जाएगा। और अगर ये वाला नंबर बहुत छोटा होता जाएगा तो ये पूरी चीज़ बहुत बड़ी होते जाएगी। और अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी होते जाती है तो वो किसकी तरफ जाती है? इनफाइनाइट की तरफ। क्योंकि ये जो वाई एक्सिस आपने बनाया है, वाई एक्सिस के टॉप में क्या है? इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट पर पहुंच नहीं सकते, पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। आप 90 डिग्री एग्जैक्टली रख नहीं सकते, लेकिन आप 90 डिग्री के करीब आ सकते हैं। तो आप इधर 90 डिग्री के करीब आएंगे और ये पूरी चीज इनफाइनाइट के करीब जाएगी। इसलिए ये बोला जाता है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है tan, लेकिन 90 डिग्री से जस्ट अगर आप छोटा रखोगे कुछ भी तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा, वो बहुत बड़ा होगा, आपकी कल्पना से ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, ये आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अगर आई है इसमें क्लैरिटी और आज तक अगर आपने इनफाइनाइट का मतलब ऐसे नहीं समझा था तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको बढ़िया से समझ में अगर आया है तो ये आपका पॉइंट हो गया। जब आप 90 के करीब जा रहे हैं तो ये tan का ग्राफ इनफाइनाइट के पास जा रहा है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ बच्चों पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि यार 90 डिग्री के तो ये करीब जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक का तो चलो सर ग्राफ समझ में आता है कि 0 पे 0 है। अगर आप मान लो यहाँ पर कहीं पर 30 डिग्री बोलोगे तो 30 डिग्री पर ये 1/√3 होगा। 45 डिग्री बोलोगे तो 45 डिग्री में ये कहीं पर 1 होगा। 60 डिग्री बोलोगे तो 60 डिग्री में ये आपके पास √3 होगा। ये तो आता है सर समझ में, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1/√3 छोटा है, फिर 1 उससे बड़ा है, फिर √3 उससे भी बड़ा है, तो ये इंक्रीज होते जा रही है वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये ऐसा कैसे हो गया कि यार ये यहाँ पर जा रहा था फिर इधर पे आ गया ग्राफ? 90 डिग्री के जस्ट पहले तक मेरा ग्राफ ऊपर था और 90 डिग्री के जस्ट बाद मेरा ग्राफ नीचे, ऐसा कैसे? तो इसको भी आप एक्सप्लेन बच्चों कर सकते हैं कि देखिए अगर आप मान लीजिए cos ऑफ 90.000000 ऐसा लिखेंगे कोई नंबर, बहुत छोटा नंबर, मतलब लास्ट में मैंने 1 लगाया है, बहुत छोटा नंबर, तो ये भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये 0 से बहुत, ये 0 से बच्चों बहुत ही करीब है। आप ये बात समझिए, देखिए आपने अभी अभी cos का ग्राफ देखा है, आपने अभी अभी cos का ग्राफ देखा है। cos ऑफ 90 डिग्री अगर आप बोलते हैं तो cos ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट पहले cos था पॉजिटिव और 90 डिग्री के जस्ट बाद cos क्या है? नेगेटिव। तो नंबर अभी भी 0 के करीब होगा, नंबर अभी भी 0 के करीब होगा। दिस विल बी वेरी क्लोज टू 0, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 0, लेकिन ये 0 से बड़ा होगा। दिस विल बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा। एंड दिस विल बी स्मॉलर देन 0 या लेसर देन 0, ये 0 से छोटा होगा। दिस विल बी अ नेगेटिव थिंग। हैं दोनों ही 0 के बहुत पास, दोनों ही 0 के बहुत पास, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 0 के बहुत पास है, लेकिन एक क्वांटिटी पॉजिटिव है और एक क्वांटिटी नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी में नीचे ले आऊंगा तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो पहले प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था अब कहां जाएगा? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो अब वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जो मेरा ग्राफ 90 के जस्ट पहले तक प्लस इन्फिनिटी में जा रहा था, वही ग्राफ अचानक से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। है अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी, पहले वो बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लस में थी, अब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी माइनस में है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जैसे ही आपने क्रॉस किया तो 90 डिग्री क्रॉस होते ही ये तो 0 से छोटी वैल्यू हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यार अगर 90 डिग्री में
टेंजेंट वाला जो मेरा फंक्शन होता है, tan थीटा वाला जो मेरा फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो 90 के जस्ट पहले तक तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मैं था तो ये पॉजिटिव होता था tan, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आप देख लो मुझे तो नेगेटिव मिल रहा है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आप देख सकते हैं मुझे तो नेगेटिव ये मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ बच्चों मुझे नेगेटिव मिल रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और उसके बाद ये वैल्यूज़ बढ़ते 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 बढ़ते, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला वो टेबल देखोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री वाला अपना टेबल देखो, आप अगर उस टेबल को देखोगे बच्चों तो आप देख रहे होगे कि tan का जो ग्राफ है ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। आप चाहो तो इस ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो ये ग्राफ हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ये ग्राफ हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ये ग्राफ हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। 10x का ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जैसे ln x का जो ग्राफ होता है, लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है, जब बेस 1 से बड़ा होता है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, वैसे ही 10x का ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है। आप ये मत सोचो कि सर यहाँ के बाद तो इधर आ गया, ये हिस्से में तो पूरा ही बढ़ रहा है ना हमेशा, ये हिस्से में तो पूरा ही बढ़ रहा है ना हमेशा, ये हिस्से में तो पूरा ही बढ़ रहा है ना हमेशा। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ओनली। अगर आप वैल्यूज भी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप खोल के देखिए, पहले क्वाड्रेंट में आप देखो, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज है और इंक्रीज हो रहा है, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, इंक्रीज हो रही है वैल्यूज। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी आपको मिल रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी के बाद आपको -√3 का एक पॉइंट मिल रहा होगा, -√3 के बाद आपको -1 मिल रहा होगा, -1 के बाद आपको -1/√3 मिल रहा होगा, और उसके बाद आपको फिर 0 मिल रहा होगा, पाई पर आपको फिर 0 मिल रहा होगा। तो नेगेटिव वैल्यूज ही हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज रिड्यूस होते जा रही है ना, माइनस इन्फिनिटी से -√3 हुआ, -√3 से -1 हुआ, -1 से -1/√3 हुआ, -1/√3 से 0 हुआ, इंक्रीज तो हो रही है वैल्यूज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा है। तो tan x का ग्राफ हमेशा ही बढ़ता है, tan x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो जो हमें काम की बात समझनी है कि ये tan x का ग्राफ होता है, इस tan x के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये एक हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के अलावा अगर हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब हम 90 डिग्री के करीब जाते हैं, जब हम 90 डिग्री के करीब जाते हैं तो tan x का ग्राफ इन्फिनिटी के करीब जाता है। जब आप 90 डिग्री के करीब जाते हैं तब tan x का ग्राफ इन्फिनिटी के करीब जाता है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में। और अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे और 90 डिग्री के करीब अगर आप बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वो माइनस इन्फिनिटी के करीब जाएगा, क्योंकि tan x का ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज होते होते यहाँ पहुँचा, फिर फर्दर इंक्रीज होते होते वापस ऊपर पहुँचा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोबारा आपको जो वैल्यूज़ मिल रही होंगी वो 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, वही वैल्यूज़ मिल रही होंगी, क्योंकि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं जैसा ग्राफ इधर दिख रहा था वैसा ही तो ग्राफ इधर भी दिख रहा है, वैसा ही तो ग्राफ इधर भी दिख रहा है, सेम तरीके का ग्राफ दिख रहा है, आप देख लो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए पीरियड की, जैसे बच्चों साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता था, tan का पीरियड पाई होता है। साइन और कॉस जो होता था वो 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होता था। आप जरा सोच के देखो बच्चों कि यार ये tan जो है यार ये तो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो आप ध्यान से, ये तो पाई के बाद रिपीट हो रहा है। 0 से पाई में जैसा दिख रहा है ग्राफ, ये देखो 0 से पाई में ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा और ऐसा। 0 से पाई में ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, वही तो रिपीट हो रहा है। देखो जैसा 0 के बाद था वैसी पाई के बाद, जैसा 0 के बाद था वैसा ही पाई के बाद है, देखो वही तो रिपीट हो रहा है। ये एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। तो tan का पीरियड क्या होता है, tan का पीरियड होता है पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि आप tan के ग्राफ में ये बोल सकते हैं बच्चों कि हर
पाई इंटरवल के बाद टैन की वैल्यू सेम होंगे। इसलिए आप इस बात को भी अब ध्यान से देखिए कि टैन थीटा और टैन 180 प्लस थीटा सेम होता था। आप पढ़ के आए हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टैन ऑफ 180 प्लस थीटा और टैन थीटा सेम होता था। मैं अगर उस समय आपको ये बात बोलता तो आपको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्यों? जो वैल्यू थीटा पे मिल रही है वही वैल्यू 180 प्लस थीटा में मिल रही है। 180 डिग्री के बाद भी वही मिल रहा है, पाई रेडियन के बाद भी वही मिल रहा है। इसका मतलब टैन का पीरियड क्या है? टैन का बच्चों पीरियड है पाई। ठीक है। और आप एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि देखिए, अगर इसका आपके पास टैन का पीरियड पाई आ गया है, अगर आपके पास बच्चों टैन का पीरियड पाई आ गया है, तो अब क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजें। हम अगर बोलें कि यार टैन थीटा जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, हम अगर आपको मान लीजिए बोलें कि टैन थीटा जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर टैन थीटा जीरो पर हो रहा है। अच्छा, जीरो पर हो रहा है, और मैंने अभी अभी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि अगर इसका पीरियड पाई है और अगर ये जीरो पे जीरो हो रहा है तो पाई पे भी तो जीरो होगा। अगर ये जीरो पे जीरो हो रहा है तो पाई पे भी तो जीरो होगा, 2 पाई पे भी तो जीरो होगा, क्योंकि हर पाई इंटरवल के बाद इसका बिहेवियर सेम है। माइनस पाई पे भी तो जीरो होगा, हर पाई इंटरवल के बाद इसका बिहेवियर सेम है। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि टैन ऑफ n पाई क्या होता है? जीरो होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। टैन ऑफ n पाई जीरो होता है, जिसको कि समझने का एक तरीका बहुत सिंपल सा और क्या है कि यार टैन थीटा को आप क्या लिखते थे बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे ना। टैन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे, तो टैन थीटा जीरो कब होगा? टैन थीटा जीरो होगा जब साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होता था? n पाई पे होता था, तो टैन थीटा भी तो n पाई पे ही जीरो होगा। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा जीरो कब होता है? टैन थीटा बच्चों जीरो होता है जब साइन थीटा जीरो होता है। तो साइन थीटा अगर मैं पढ़ के आया हूं कि साइन थीटा n पाई पे जीरो होता है, तो टैन थीटा भी n पाई पे जीरो होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर हम बोलें कि यार टैन थीटा अनडिफाइंड कब होता है, मान लो अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि यार टैन थीटा अनडिफाइंड कब होता है, तो टैन थीटा अनडिफाइंड कब होगा? जब कॉस थीटा जीरो होगा। जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा तब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस थीटा जीरो कहाँ होता था? कॉस थीटा बच्चों जीरो होता था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में। कॉस थीटा जीरो होता था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में। तो आप देख लो, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है, माइनस पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टैन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है? टैन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बच्चों जो होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। दिखाई दे रहा है बहुत इजीली मुझे ये बात दिखाई दे रही है कि टैन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या अनडिफाइंड है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में कॉस जीरो हो जाएगा, और अगर कॉस जीरो हो जाएगा तो टैन अनडिफाइंड हो जाएगा। और लास्टली बच्चों जो मुझे चीज समझनी है, देखिए साइन और कॉस जो थे, साइन और कॉस हमेशा -1 से 1 के बीच में बंधे हुए थे। साइन और कॉस की कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी नहीं हो सकती थी। लेकिन आप टैन के ग्राफ को देखकर ये बात समझ सकते हैं कि टैन का जो ग्राफ होता है वो तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सब वैल्यूज ले रहा है। टैन का ग्राफ -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सब वैल्यूज ले रहा है। देख लो आप, सारी वैल्यूज ले रहा है, सारी वैल्यूज ले रहा है बच्चों, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो मैं ये बोलूंगा कि tan x जो है, tan x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। साइन और कॉस -1 क्लोज ब्रैकेट से 1 क्लोज ब्रैकेट में होते थे। अगर आप मेथड ऑफ इंटरवल से सोचें तो साइन x और कॉस x -1 क्लोज ब्रैकेट से 1 क्लोज ब्रैकेट में अपनी वैल्यूज देते थे। लेकिन tan x जो होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बंधा हुआ नहीं है, इसलिए इसे बोला जाता है अनबाउंडेड। कोई भी फंक्शन जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, इट इज ऑलवेज अनबाउंडेड। बाउंडेड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप बांध सकते हैं कोई दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में, दे आर बाउंडेड।
लेकिन अनबाउंडेड मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, इट विल बी अनबाउंडेड। ठीक है, तो tan x का बच्चों ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ये सारा का सारा। इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कई बार आप जहाँ भी जिनसे भी पढ़ रहे होंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतना बढ़िया डिटेल्ड शायद ही कहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं इतने ज़्यादा डिटेल में अगर आपको कोई ग्राफ अच्छे से समझा रहा है, ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा लेके, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपका टीचर बहुत अच्छा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो हम आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है। और अगले लेक्चर में हम अपने बचे हुए जो ग्राफ हैं, जो कि cot x है, उसके बाद cosec x है और sec x है, ये जो 3 हमारे अभी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बचे हैं, इनकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में उसका एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसे करिएगा। थैंक यू।